गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने भारत में मानसून का आगमन तथा इसकी वापसी के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने शीत ऋतु का भी अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है, जिससे कि ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रवाह के कारण तापमान कम होता है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है वो 3 तरफ समुद्र से घिरा रहता है, इसलिए वहां के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, यानी कि वहां का तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। वायुदाब में कमी इस प्रकार होती है कि जहां ताप बहुत अधिक पड़ता है वहां की वायु हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है और वहां से वायु का कम होना ही वायुदाब में कमी कहलाता है। इस प्रकार वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। बच्चों, गर्मी के मौसम में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं और तापमान कम करने के कारण थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है, यानी कि गर्मी के मौसम में कर्नाटक एवं केरल में गर्मी की ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में मानसून पूर्व की जो बरसात होती है, जिसके कारण कि आम बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसे ही आम्र वर्षा कहा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा वाला प्रदेश है। गंगा की घाटी में औसत वर्षा वाला स्थान है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य घटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं।
या दूसरे शब्दों में हम कहें तो मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, यानी कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब बिल्कुल बारिश नहीं होती। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं और इस जो समय को जिसमें बारिश नहीं होती इसे वर्षा में विराम कहते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इनका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, यानी कि उत्तर भारत तक पहुंच जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होती है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को भी अव्यवस्थित कर देता है, क्योंकि भारत में जो कृषि होती है वो वर्षा पर आधारित होती है। इसलिए जो मानसून के आने और जाने की अव्यवस्था है, इसके कारण देश के किसानों को भी कई बार कृषि में बहुत नुकसान होता है और अव्यवस्था होती है। मानसून की वापसी, इसे परिवर्तनीय मौसम भी कहते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, यानी कि अब उत्तरी भारत और जो उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र है यहाँ पर वायु का उच्च दाब बनने लग जाता है और जब वायु का उच्च दाब होता है वहां से वायु निम्न दाब की ओर गति करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, यानी कि अब यहाँ पर गर्मी की ऋतु भी खत्म हो चुकी होती है और वर्षा की ऋतु भी खत्म हो चुकी होती है और अब सर्दी की ऋतु आने वाली होती है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, यानी उसमें नमी होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम ऐसा है हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है, यानी कि तापमान में गिरावट आने लगती है। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों के साथ होती है। ये देखिए, इसे हम नक्शे से समझें। नवंबर के प्रारंभ में इस क्षेत्र में निम्न दाब की स्थिति पैदा होती है या उत्पन्न होती है, जिसके कारण यहाँ पर चक्रवाती बारिश होती है और साथ साथ चक्रवात आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों में भारी बारिश होती है और यहाँ पर चक्रवात आते हैं, जिससे कि इन क्षेत्रों में जान माल की बहुत अधिक हानि होती है।
तो बच्चों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन और मानसून की वापसी के बारे में अध्ययन किया। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।